तो बफर सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ऑलमोस्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। बफर सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, टाइप्स पढ़ी, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बफर्स क्या होती है, बफर्स एक्शन कैसे करते हैं, और बफर्स की जो पीएच है उसको कैलकुलेट करने के लिए हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है। तो ये सारा कुछ बफर सॉल्यूशन का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमने बफर कैपेसिटी रहता था उसके बारे में डिस्कस करना है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जांपल्स, एक ही एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। तो पहले देख लेते हैं बफर्स कैपेसिटी क्या होती है। हर बफर सॉल्यूशन एक ख़ास हद तक किसी एसिड या बेस को बियर कर सकता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये नहीं होता कि हम अगर बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस ऐड करें तो उसकी पीएच बिल्कुल चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। चेंज होती है पीएच, लेकिन उसमें माइनर डिफरेंस आता है। इसका मतलब है अगर हम एसिड डालते जाएंगे या बेस डालते जाएंगे तो वो पीएच थोड़ी थोड़ी करके चेंज होती जाएगी, लेकिन हर बफर सॉल्यूशन की एक लिमिट होती है कि एक ख़ास हद तक, एक ख़ास कंसंट्रेशन तक वो किसी एसिड या बेस को बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा एसिड या बेस उसमें ऐड कर देंगे तो जो बफर सॉल्यूशन होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह ह्यूमन ब्लड है, एक नेचुरल बफर सॉल्यूशन है, तो अगर तो थोड़ी बहुत मिकदार में एसिड या बेस उसके अंदर चला जाता है तो जो ह्यूमन ब्लड है वो रेजिस्ट करता है पीएच के चेंज होने के अगेंस्ट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एसिड या बेस उसमें शामिल हो जाएगा तो वो जो नेचुरल बफर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो पीएच है वो ड्रास्टिकली चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो यही सारा कुछ होता है बफर कैपेसिटी में कि एक ख़ास लिमिट होती है जहाँ तक कोई भी बफर सॉल्यूशन एसिड या बेस को बियर कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं, और उसके साथ ही कुछ और मैं आपको बफर कैपेसिटी के बारे में समझाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में वो कहता है कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इन विच 0.01 मोलर ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA सोडियम एसीटेट, इसकी कंसंट्रेशन उसने दे रखी है, कितनी है, 0.11 मोलर, ठीक है। एंड 0.09 मोलर एस्टिक एसिड, जो वीक एसिड है यानी एस्टिक एसिड, इसकी कंसंट्रेशन है 0.09 मोल, 0.09 मोलर है ये वाला। ये वीक एसिड है, ये इस वीक एसिड का साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, दोनों को मिला के एक बफर बनाया हुआ है, और इनकी इतनी कंसंट्रेशंस यूज़ की हुई हैं। वो कहते हैं आर प्रेजेंट Ka फॉर सी एस्टिक एसिड इज, Ka की वैल्यू दी हुई है, Ka की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵, 1.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵, ये Ka की वैल्यू दी है। तो वो कहता है कि जो बफर सॉल्यूशन है इसकी पीएच कैलकुलेट करके बताओ पीएच कितनी होगी। बफर सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करने के लिए हेंडरसन इक्वेशन यूज़ करते हैं, वो आपने याद कर लेनी है। वो होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन, जो भी साल्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है यहाँ पे पुट करेंगे। एसिड है तो एसिड की कंसंट्रेशन, तो साल्ट की कंसंट्रेशन भी है हमारे पास, एसिड की कंसंट्रेशन भी है। पीके की वैल्यू चाहिए। पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के, नेगेटिव लॉग ऑफ के, यानी के की जो वैल्यू है उसका अगर हम नेगेटिव लॉग ले लें तो उसको हम कहते हैं P इंटू के। तो इसका नेगेटिव लॉग ले लो इस वैल्यू का, कितनी वैल्यू है, 1.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵, इसका ले लो नेगेटिव लॉग। इसका नेगेटिव लॉग आप कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो pKa है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4.74। बेहतर ये है कि आप एस्टिक एसिड की जो pKa की वैल्यू है इसको ज़ुबानी याद कर लो, ताकि कैलकुलेटर से आपको इसको सॉल्व ही ना करना पड़े। तो जो एस्टिक एसिड है उसकी pKa की वैल्यू जो होती है वो होती है 4.74। pKa की वैल्यू आ गई, साल्ट की कंसंट्रेशन है, एसिड की कंसंट्रेशन है, पुट करो और pH इसकी कैलकुलेट कर लो। तो ये हमारे पास बन जाएगा pH इज़ इक्वल टू, pK है 4.74 प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.11
और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.09। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो pH है ये हमारे पास आ जाएगी इसका आंसर। ये वाला हिस्सा तो 4.74 है। जब इस वाले हिस्से को सॉल्व करोगे लॉग वाले हिस्से को तो ये हो जाएगा 0.087। ठीक है, इसको सॉल्व करके इतना आ जाएगा, ऐड कर दो तो ये pH आ जाएगी 4.83। इसका मतलब है कि अगर हम एसिटिक एसिड की इतनी कंसंट्रेशन लेते हैं, सोडियम एसीटेट की इतनी कंसंट्रेशन लेते हैं, तो इसकी मदद से जो हम बफर सॉल्यूशन बनाएंगे उसकी pH इतनी होगी 4.83। pKa कांस्टेंट होता है, खैर उसने Ka दिया हुआ था, हमने उसको pKa के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसी की मदद से, इसी एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा बफर कैपेसिटी को हम समझते हैं कि अगर हम इसके अंदर एसिड या बेस ऐड करते हैं तो किस तरह से pH थोड़ी बहुत किस तरह से चेंज होती है, कंसंट्रेशंस किस तरह से चेंज होती हैं। नाउ लेट अस सपोज इस बफर सॉल्यूशन के अंदर हमने 0.01 मोलर NaOH ऐड कर दिया, यानी बेस ऐड कर दिया 0.01 मोलर NaOH। अब आपको पता है कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज होगा। जब ये कम्प्लीटली आयोनाइज होगा तो ये 0.01 मोल ही सोडियम आयंस के बनाएगा। ठीक है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगी, और 0.01 मोल ही ये हाइड्रोक्साइड आयंस के बनाएगा। और कल मैंने आपको बताया था जहाँ पे हमने बफर रिएक्शन को पढ़ा था कि अगर हम बेस डालते हैं तो जो बेस डालते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना के वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जो हमने बेस ऐड किया है ये बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। अब एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे देखो ये एसिटिक एसिड, इसकी कंसंट्रेशन 0.09 है। ये हमने कितना ऐड किया 0.01 मोलर। तो इसमें से एसिड की इतनी कंसंट्रेशन में से 0.01 मोल जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर और साल्ट के अंदर। देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, एसिड CH3COOH प्लस बेस हमने ऐड किया, बेस कंप्लीट भी लिख सकते हो या अकेले हाइड्रोक्साइड आयंस लिख लो, हाइड्रोक्साइड आयंस, ये बन गया CH3COO नेगेटिव प्लस वाटर। ठीक है, तो ये कितने थे 0.01 जो हाइड्रोक्साइड आयंस इस बेस ने प्रोड्यूस किए थे, इतने किए हैं। इसके साथ इतना ही एसिड यूज़ होगा 0.01 मोलर। इसका मतलब है कि जब हमने इतना बेस ऐड किया तो एसिड की इतनी कंसंट्रेशन कम हो गई। 0.09 में से इतनी कंसंट्रेशन को माइनस कर दो, एसिड की बाकी कंसंट्रेशन कितनी रह गई, जो एसिड बाकी रह गया CH3COOH, इसकी कंसंट्रेशन बाकी कितनी रह गई 0.08 मोलर, क्योंकि 0.01 मोल तो यूज़ हो चुके हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ से साल्ट भी बनेगा ना, ये साल्ट बनेगा 0.01 मोलर साल्ट बन जाएगा। अब साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ गई 0.01 मोल, तो साल्ट की कंसंट्रेशन हो गई 0.12 मोल। जो नई कंसंट्रेशंस आ गई इस बेस को ऐड करने के बाद, NaOH को ऐड करने के बाद, वो हमारे पास एसिड रह गया इतना और साल्ट की कंसंट्रेशन हो गई 0.12 मोलर, 0.12। अब ये नई कंसंट्रेशंस आ गई। अब इन कंसंट्रेशंस को अगेन अगर हम इस हेंडरसन इक्वेशन में पुट करें और पुट करके इसकी जो pH है उसको कैलकुलेट करें तो pH बनेगी 4.92। तो इतना चेंज आता है तकरीबन 0.9 हाँ तकरीबन इतना चेंज आ रहा है pH के अंदर, सॉरी 0.1 का चेंज आ रहा है pH के अंदर अगर हम इतने मोलर NaOH ऐड करते हैं। जो इनिशियल pH थी वो कितनी थी 4.83। इतना हमने बेस ऐड किया, जब बेस ऐड किया तो ये कंसंट्रेशंस चेंज हो गई एसिड की और साल्ट की। कैसे चेंज हुई वो मैंने आपको बता दिया, नई कंसंट्रेशंस ये आ गई। अगेन इन कंसंट्रेशंस को हमने पुट किया, पुट करके आंसर निकाला तो ये हमारे पास आंसर बन
बन गया। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस बनता है। इसका मतलब है कि अगर हम बेस ऐड करते जाएंगे तो एसिड की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना हम बेस ऐड करते जाएंगे वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता जाएगा। तो एसिड कम होता जाएगा, साल्ट बढ़ता जाएगा। एसिड की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। सपोज अगर हम कितना ऐड कर देते, एसिड 0.10 मोलर हम बेस ऐड कर देते इसके अंदर इतना, तो एसिड कितना है 0.09 मोलर, बेस हमने कितना ऐड कर दिया 0.10 मोलर, तो इतना तो एसिड मौजूद ही नहीं है जो इतने बेस को न्यूट्रलाइज कर सके। तो अगर हम ज़्यादा बेस ऐड कर देंगे तो बफर सॉल्यूशन जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब तक ये एसिड बचा रहेगा, बाहर से हम बेस ऐड करते जाएंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा, लेकिन जैसे ही ये एसिड ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब है जो बफर सॉल्यूशन होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से बफर सॉल्यूशन जो है वो एक्ट करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो बफर सॉल्यूशन है उसकी कैपेसिटी कब मैक्सिमम होती है, जब हम इनकी एसिड की और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल लेते हैं। 1 मोल एसिड ले लिया, 1 मोल साल्ट ले लिया, या 0.1 मोल एसिड 0.1 मोल साल्ट, तो उस वक्त जो बफर सॉल्यूशन है उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी कब मैक्सिमम होती है। तो जब हम इनकी कंसंट्रेशन इक्वल लेते हैं उस वक्त बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 23। 2 पार्ट्स हैं इसके, ए और बी पार्ट। पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे, इसके बाद बी पार्ट। ए पार्ट में वो कहता है कि बेंजोइक एसिड फार्मूला लिखा हुआ है, ए वीक मोनोबेसिक एसिड, के की वैल्यू दी हुई है, वो यहाँ पे आपके सामने लिख दी के की वैल्यू। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सोल्यूशन, पीएच हमने फाइंड करनी है, हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कंटेनिंग 7.2 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट का फार्मूला साल्ट है, इसके उसने ग्राम दे रखे हैं 7.2 ग्राम। इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.02 मोल डेसीमीटर क्यूब बेंजोइक एसिड, जो बेंजोइक एसिड है इसकी भी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.02 मोलर। तो हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है पहले वो लिख लो, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हमें कंसंट्रेशंस चाहिए और याद रखना है जो कंसंट्रेशंस हैं ये मोल्स में चाहिए, मोल के अंदर, ये ग्राम्स के अंदर नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे उसने ग्राम दे रखा है, इसका मास दे रखा है, तो हमने इसको मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। मोल्स में कन्वर्ट करने का फार्मूला आपको पता होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। और pKa चाहिए तो इसका नेगेटिव लॉग ले लो, ये हम यहाँ पे बना लेते हैं इसकी pKa की वैल्यू, तो ये हो जाएगा pKa नेगेटिव लॉग ऑफ Ka कितना है 6.4 10⁻⁻⁵। तो इसको जब आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.19। तो ये pKa की वैल्यू आ गई 4.19, ठीक है। इसके बाद इसके हम मोल्स बना लेते हैं, चूँकि हमने मोल्स में लेनी है, कंसंट्रेशन ग्राम्स में नहीं लेनी। तो मोल्स बनाने के लिए पहले इसका मोलर मास बनाओ। 6 कार्बन है तो ये हो गया 72 प्लस 5 हाइड्रोजन 5 ही आ जाएगा, 1 कार्बन 12, फिर 2 ऑक्सीजन है तो 32 और 1 सोडियम है 23। इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 144 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है। तो मोल्स बना लो। मोल्स बनाने के लिए गिवन मास कितना है 7.2 और मोलर मास कितना है 144। तो इसके जो मोल्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 0.05 मोल्स, 0.05 मोल्स। तो ये कंसंट्रेशन को हमने चेंज कर लिया मोल्स के अंदर, 0.05 मोल्स। तो ये वाली कंसंट्रेशन लेनी है मोल्स वाली, और pKa की वैल्यू हमने निकाल ली। सारा कुछ हमने इसको कर लिया। अब हम वैल्यूज़ जो है वो उस इक्वेशन के अंदर, हेंडरसन इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो pH इज़ इक्वल टू, pKa की वैल्यू कितनी है 4.19 प्लस लॉग, ऊपर आएगी साल्ट की कंसंट्रेशन, 0.05, एसिड की कंसंट्रेशन 0.02। तो इसको आपने सॉल्व करना है। pH इज़ इक्वल टू 4.19 प्लस
इस वाले हिस्से को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 0.39, 0.39। तो इसको आपने ऐड कर लेना है, pH आ जाएगी 4.58, ये इस बफर सॉल्यूशन की pH होगी। बहुत ही आसान है। अगेन Ka की वैल्यू को pK में कन्वर्ट कर लो, कैलकुलेटर आपने साथ लेके जाना है। जो ग्राम्स में मास दिया हुआ है इसके पहले मोल्स बना लो, जब मोल्स बना लो तो फिर हेंडरसन इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दो तो इस बफर सॉल्यूशन की हमारे पास pH आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 बी पार्ट है, इसके 3 हिस्से हैं तो उन सबको बारी बारी हम हल करेंगे। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ए बफर सोल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट ये साल्ट है, इसकी कंसनट्रेशन 0.2 मोलर है, एंड 0.5 मोलर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड वीक एसिड, इसकी कंसनट्रेशन इतनी है 0.5 मोलर। दोनों को मिक्स करके एक हमने बफर सोल्यूशन बनाया हुआ है। कैलकुलेट pH ऑफ सोल्यूशन, हमने pH फाइंड करनी है। pK उसने दे रखा है एसिटिक एसिड का, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, इसको आपने याद कर लेना है। pK इसका होता है 4.74। पहला ये ए वाला पार्ट इसका हल करते हैं, यानी इस बफर सोल्यूशन की हम pH कैलकुलेट कर लेते हैं। तो pH कैलकुलेट करने के लिए हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करेंगे, pKa प्लस लॉग, ऊपर आ जाएगी साल्ट की कंसनट्रेशन और नीचे आ जाएगी एसिड की कंसंट्रेशन। तो डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं सारी, पुट कर दो, ठीक है, कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोल में दी हुई हैं कंसंट्रेशन, ऐसे पुट कर देंगे, pK दिया हुआ है ऐसे पुट कर देंगे। तो 4.74 प्लस लॉग, साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.2 और एसिड की कितनी दी हुई है 0.5। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। pH इज़ इक्वल टू 4.74 और जब ये लॉग वाला पार्ट हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.39 और ये माइनस में आएगा 0.39, ये माइनस में आएगा -0.39। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करके देख लेना है, -0.39। तो जब ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.35। तो ये pH आ गई 4.35। ये ए वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। जो उसने बफर सॉल्यूशन दिया हुआ था उसकी कंसंट्रेशन और pK की वैल्यू दी थी, हेंडरसन इक्वेशन में पुट किया और इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में वो कहता है कि how the value of pH will change by adding 0.1 mole of NaOH। अगर हम 0.1 मोल NaOH ऐड कर देते हैं तो जो pH होगी वो किस तरह से चेंज होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो 0.1 मोल अगर हम इस बफर सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज होगा। 0.1 मोल ही ये सोडियम आयंस बनाएगा, ठीक है, और 0.1 मोल्स ही ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। चूँकि हम बेस ऐड कर रहे हैं तो बेस ऐड करने का मतलब है बेस जो होगा वो किस से रिएक्ट करेगा, एसिड से। ये एसिड से रिएक्ट करेगा। कितना बेस ऐड किया, 0.1 मोल। तो इसमें से एसिड की इस कंसंट्रेशन में से 0.1 मोल इस बेस के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। देखो CH3, यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, COOH और NaOH। अब ये हमने कितना ऐड किया, 0.1 मोलर। तो इसके जो 0.1 मोल है वो इससे रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट करके ये बना देंगे वाटर H2O और प्लस साल्ट CH3COONA और इसके भी 0.1 मोल बन जाएंगे। ठीक है, साल्ट के उतने ही मोल बन जाएंगे। तो इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है एसिड की और साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। साल्ट की कितनी बढ़ रही है, 0.1, एसिड की कितनी कम हो रही है, 0.1। तो एसिड की कंसंट्रेशन कम होकर रह गई CH3COOH, इसकी कंसंट्रेशन कम होकर कितनी रह गई, 0.5 में से 0.1 माइनस किया तो 0.4 मोलर रह गया एसिड। और साल्ट कितना हो गया, Na, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, 0.1 मोलर, तो ये 0.3 मोलर हो जाएगा।
अब अगेन इन वैल्यूज़ को हमने हेंडरसन इक्वेशन में पुट करना है। कंप्लीट सॉल्व मैं अब नहीं कर रहा, आप खुद इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। इन वैल्यूज़ को हमने हेंडरसन इक्वेशन में पुट करना है। पुट करके जब इसका हम आंसर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4.62। 4.62 ये जो pH होगी आफ्टर एडिंग एसिड, आफ्टर एडिंग बेस, इतना बेस ऐड करने के बाद ये pH बन जाएगी। यानी इनिशियल pH इतनी थी इस बफर सॉल्यूशन की, इतना हमने बेस ऐड किया तो इतना इसके अंदर चेंज आ गया। आपने इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। मैंने आपको कंसंट्रेशन निकाल के दे दी कि जब हमने 1 मोलर 0.1 मोलर NaOH ऐड किया तो ये कंसंट्रेशंस बन जाएंगी, ठीक है। फिर ये कंसंट्रेशंस अगेन हम हेंडरसन इक्वेशन में पुट करेंगे और नई pH निकाल लेंगे। और थर्ड पार्ट है कि अगर हम 0.1 मोलर HCl ऐड कर दें, 0.1 मोलर HCl ऐड कर दें, अगेन HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब ये आयोनाइज होगा 0.1 मोल ये H पॉजिटिव आइंस के बनाएगा और 0.1 मोल्स ये क्लोराइड नेगेटिव आइंस के बनाएगा। चूँकि हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड का रिएक्शन होगा, एसिड ने H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करने हैं और एसिड रिएक्ट करेगा एसीटेट आइन के साथ। एसीटेट आइन कहाँ से आ रहे हैं, साल्ट से। ये जो साल्ट हमने लिखा हुआ है एसीटेट आइन यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एसिटिक एसिड है ये बहुत वीक एसिड होता है और जो सोडियम एसीटेट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये ज़्यादा आयोनाइज होता है। तो जब भी हम इसके अंदर एसिड ऐड करेंगे, एसिड जो होगा वो साल्ट के साथ रिएक्शन करेगा। सिंपल आप इसको ऐसे समझ लो। बफर रिएक्शन में मैंने डिटेल से समझाया हुआ है, अगर नहीं पता चल रहा तो आप बफर रिएक्शन को देख लें, बफर किस तरह से एक्ट करते हैं। तो जब हम एसिड को ऐड करेंगे, एसिड किससे रिएक्ट करेगा, साल्ट से, मतलब साल्ट की उतनी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। साल्ट क्या है, CH3 COONA और एसिड हमने कौन सा ऐड किया, HCl। तो कितना हमने जो है HCl ऐड किया, 0.1 मोलर, इसका भी 0.1 मोल यूज़ होगा। बनेगा क्या इससे, इस बन जाएगा CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड बन जाएगा और साथ में ये सोडियम आइंस बनेंगे और क्लोराइड आइन बनेंगे। सोडियम आइंस ये सॉल्यूशन के अंदर पड़े रहेंगे और साथ में क्लोराइड आइंस। तो एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी बन गई, 0.1 मोलर, यानी साल्ट की इतनी कंसंट्रेशन कम हो गई और एसिड की इतनी कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो जो नई कंसंट्रेशंस होंगी वो क्या बनेंगी, वो यहाँ पे लिख लो। साल्ट की नई कंसंट्रेशन हो जाएगी, साल्ट चूँकि कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 0.1, तो नई कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.1 मोलर। और एसिड की कंसंट्रेशन जो नई होगी आफ्टर एडिंग एसिड, ये हो जाएगी, चूँकि एसिड बढ़ रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 0.6 मोल। अब ये नई कंसंट्रेशंस आ गई इस बफर सॉल्यूशन की आफ्टर एडिंग एसिड, जब हमने इतना एसिड है। अब इन कंसंट्रेशंस को अगेन हेंडरसन इक्वेशन में पुट करेंगे और हेंडरसन इक्वेशन में पुट करने के बाद अगेन इसका आंसर निकालेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.962। 3.962। तो जो नई pH होगी वो कितनी होगी, 3.962। अब देखो जब हमने एसिड ऐड किया तो एसिड ऐड करने से जो pH है वो कम हुई, क्योंकि एसिड pH को कम करते हैं इनिशियल pH के मुकाबले में, जो इनिशियल pH थी इसके मुकाबले में। और बेस ऐड करने से जो pH है वो बढ़ी, तो बढ़ती है कम होती है, लेकिन बफर सॉल्यूशन जो है उसको वो रेजिस्ट करते हैं। तो ये याद रखना है कि जब हम बेस ऐड करते हैं तो बेस किस तरह से एक्ट करता है। बेस जो होगा वो एसिड से रिएक्शन करेगा, साल्ट बनाएगा, यानी एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम एसिड ऐड करेंगे तो एसिड के ऐड करने से जो साल्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन कम होगी और एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उस बफर सॉल्यूशन के अंदर। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और जो नई कंसंट्रेशंस आएंगी उनको हेंडरसन इक्वेशन में पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो उम्मीद है कि ये एग्जांपल्स और बफर एक्शन क्या होता है, किस तरह से बफर एक्ट करते हैं, बफर्स कैपेसिटी क्या होती है, बफर्स कैपेसिटी कब मैक्सिमम होती है, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो फर्दर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।